हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज जो सीडीपी का क्लास है वो रिवीजन क्लास 3 है और हम तैयारी कर रहे हैं टारगेट सीटेड जुलाई 2024 के लिए। तो हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से इस सीरीज को फॉलो करना है और इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आपको रिवीजन करना है ताकि आप क्या कर सको, आप सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 लेकर आ सको। ये जो सीरीज चल रही है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बच्चों के लिए इक्वली हेल्पफुल है। तो आप बने रहिएगा इस पूरी सीरीज में। 10 क्लासेस आएंगे और आपकी सीडीपी का बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद एक और क्लास में लेकर आऊंगी जहां पे आपको मैं बताऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको एक बार देख के जाना है और क्या देख के जाना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सीरीज कंप्लीट होगी। ठीक है, तो अगर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे जो हैं वो घबराइएगा नहीं। जो क्लासेस चलेंगी, ये जो सीरीज चल रही है वो बाइलिंगुअल होगी। मैं बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करते हुए एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर बताते चलूंगी। ठीक है, साथ में आपको भी बनाना है, आपको सिर्फ देखना नहीं है, साथ में आपको भी आंसर देना है। मेरे आंसर देने से पहले कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि आपने पूरे 15 क्वेश्चन में कितने स्कोर किए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो कि 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। तो पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। यानी समावेशी शिक्षा किस पर आधारित है? क्यों इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया? क्योंकि हमें क्या चाहिए थी, इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी थी हर बच्चे को, चाहे वो बच्चा क्या हो, चाहे वो बच्चा डिसेबल है, चाहे बच्चा वो स्लो लर्नर है, सब एक ही छत के नीचे, नॉर्मल बच्चा, स्पेशल चाइल्ड, डिसेबल चाइल्ड, सारे बच्चे, चाहे वो डिसएडवांस ग्रुप से है, चाहे वो गर्ल चाइल्ड है, चाहे वो बॉय चाइल्ड है, सब एक ही छत के नीचे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, कि सभी को इक्वल मौका मिलेगा। इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आया और गवर्नमेंट ने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, किस सिद्धांत पर बेस्ड है? सोशल इक्विलिब्रियम, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, सोशल एक्सटेंशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड वर्ल्ड ब्रदरहुड। तो सबसे सटीक आंसर है इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी समान, समता एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और आज का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हैज बीन इंटैक्ट इन द एयर, यानी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया। दिव्यांग पहले हम विकलांग के नाम से जानते थे, जिसको नेगेटिविटी की तरह देखा जाता था, लेकिन अब हम दिव्यांग बोलते हैं। जो भी डिसेबल पर्सन होते हैं, किसी भी तरह से उनमें कोई कमी होती है, तो हम दिव्यांग के नाम से उन्हें बुलाते हैं, ताकि उनको भी स्पेशल फील हो, उन्हें ऐसा हीन भावना से नहीं देखा जाए। तो ये राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RPWD एक्ट 2016 के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सिंपली यही पूछा जा रहा है कि वो एक्ट कब आया गया? तो 2016 में आया। RPWD एक्ट 2016 के नाम से हम जानते हैं। सबसे पहले ये एक्ट कब आया था? सबसे पहले ये 95 में आया था, जिसको हम पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के नाम से जानते थे। उस समय कितनी डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया था? टोटल 7। लेकिन जब 2016 में जब ये एक्ट आया तो इसमें हम क्या कर दिए, साथ में और 14 डिसेबिलिटी को ऐड करके अभी टोटल कितनी डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया है? टोटल 21 है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी टोटल कितनी डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया है राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर है 2016 में ये एक्ट आया था, जो कि रिवाइज्ड था, है ना, रिप्लेस किया गया था, जो कि 1995 में जो आया था पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसको रिप्लेस करके ये नया एक्ट बहुत सारे चेंजेस के साथ लाया गया था। ठीक है,
लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है, तो अच्छे से काम में मतलब कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय करके पढ़ाई को क्या कीजिए, बहुत ही अच्छे से लीजिए, है ना। अच्छे से पढ़ाई कीजिए तो आपका एग्ज़ाम कभी भी खराब नहीं जाने वाला है। डर को ख़त्म करना है ना, डर, एंजाइटी वगैरह, स्ट्रेस वगैरह फील नहीं करना है। अच्छे से पढ़िए, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन विथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन ए स्कूल हैविंग टीचर, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, यानी जहां पे ऐसा विद्यालय का निर्माण करना है या ऐसा विद्यालय होना चाहिए जहां पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि हर चाइल्ड एक दूसरे से अलग है, हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न है, वो हर बच्चे में अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग तरीके से सीखने की एबिलिटी होती है। सब बच्चे एक ही तरीके से नहीं सीख सकते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ऐसा हमको पढ़ाना है ताकि हर बच्चे की नीड को, हर बच्चे की इंटरेस्ट को आपको फुलफिल करना है। तो वही होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वहाँ पे टीचर का क्या रोल होना चाहिए, टीचर क्या करेगी ताकि हर बच्चे के नीड और इंटरेस्ट पर इक्वल ध्यान दिया जा सके। पहला ऑप्शन है, टू टीच इन ए डिफरेंट सेक्शन ऑफ द क्लासरूम बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी क्या करना है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं में विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकते हैं। ये तो एबिलिटी ग्रुपिंग की बात हो गई कि क्या हुआ कि एक गिफ्टेड बच्चों के लिए सेक्शन ए बना दिया गया, स्लो लर्नर के लिए सेक्शन बी बनाया गया और जो डिसेबल बच्चे हैं उसके लिए सी सेक्शन बना दिया गया। अब इसमें सारे अच्छे आईक्यू वाले बच्चे, यहाँ पे बेचारे स्लो लर्नर बच्चे हैं और यहाँ पे डिसेबल बच्चे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सेग्रीगेट कर दिया, अलग थलग कर दिया सारे बच्चों को। आपको किस तरह से पढ़ाना, एक ही क्लासरूम में आपको हर तरह के बच्चे होने चाहिए और आपको मिक्स एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है ना। कुछ तेज बच्चों की भी ग्रुप बनानी होती है और कुछ स्लो लर्नर, सभी तरह के बच्चे होना चाहिए। तो ये तो गलत है, आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड, बिल्कुल सही है। आपको टीचर को ऐसा ट्रेंड होना पड़ेगा, यानी विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, यानी आपके पास ऐसी एबिलिटी हो कि हर बच्चे की नीड अलग अलग है, उसकी नीड को, उसकी लर्निंग नीड को आप फुलफिल कर सके, उस तरह की पेडागोजी आपको आती हो। पेडागोजी यानी पढ़ाने का तरीका, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होना चाहिए। ट्रेन टू ईच चिल्ड्रन विद ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ट्रेन टू मेक देम होमोजीनियस लर्नर नहीं, हेट्रोजीनियस लर्नर होना चाहिए। तो ये दोनों भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितना ज़्यादा हो सके ना प्रीवियस ईयर बनाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है, थोड़े से फेरबदल के साथ। अगला क्वेश्चन है, राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इंश्योर द राइट ऑफ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम। देखिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन में जो एज लिमिट दी गई है, कहाँ से कहाँ तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन में आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है। अगर हम नॉर्मल चाइल्ड की बात करेंगे तो कितना होगा, 6 से लेके 14 साल, ठीक है, 6 से लेके 14 साल। लेकिन अगर कोई ये डिसेबल बच्चा है, डिसेबिलिटी है उसके में, तो ये लिमिट क्या कर दी गई है, 6 से लेके 18 साल कर दी गई है, यानी 4 साल और बढ़ा दी गई है, क्योंकि ऐसे बच्चों को स्कूल में एडमिशन लेने में टाइम लग जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर एज लिमिट बढ़ा दी गई है। तो 6 से 18 साल आपका पहला ही ऑप्शन में है, यही होगा। अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि अब 3 से लेके 18 साल तक की बात की गई है, क्योंकि हमें फोकस करना कहाँ है, बाल भवन में, है ना, बाल वाटिका में जो प्री स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन पर भी हमको ECC के तहत, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के तहत उन्हें शिक्षा प्रदान करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो हम पढ़ेंगे, यानी यहाँ पे 6 से लेके 18 साल पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, providing teaching learning material in accessible format to the diverse learning implies, यानी विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री
समृद्धि प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है, किससे है? यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन, एथिकल कंसिडरेट, यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस, यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग, यानी या यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। यानी जब आप प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जब बच्चों को आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करते हो डाइवर्स लर्नर को, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपली कहने का मतलब ये है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। इसको आप याद रखिएगा, है ना, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि जब सारे बच्चों को हम टीचिंग लर्निंग प्रोवाइड करेंगे मटेरियल उनके डाइवर्स नीड को फुलफिल करने के लिए, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? involve self-awareness and control of cognitive ability, that is planning, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग etc। जब आपको सेल्फ अवेयरनेस होगा, अपने बारे में, अपनी थिंकिंग के बारे में आपको पता होगा, किस तरह से आपको कॉग्निटिव एबिलिटी यानी जो आपकी जो क्षमता है, संज्ञानात्मक क्षमता है, उसको किस तरह से आप नियंत्रण करेंगे, है ना, आप किस तरह से योजना बनाएंगे, समीक्षा करेंगे, संशोधन करेंगे, सब चीज की अगर आपको जानकारी होगी तो उसको सिंपली हम क्या बोलते हैं? मेटा कॉग्निशन। यानी इसको अपनी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग भी हमें से कहते हैं, मेटा कॉग्निशन कहेंगे जब हमें अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी पर कंट्रोल होगा, कहाँ क्या कहना है, कहाँ कितना बोलना है, कहाँ क्या करना है, उन सब चीज़ों का आपको ज्ञान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है हमसे? ठीक है, When children think to interpret the received information according to their experience, it is called। यानी जब चिल्ड्रन क्या है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्यान करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। यानी उसे क्या कहा जाता है? अपने अनुभव के अनुसार बच्चे क्या करते हैं, अपने अनुभव के अनुसार इंटरप्रेट करते हैं ज्ञान को। इंटरप्रेट द रिसीव इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस से क्या बढ़ती है? एक्सपीरियंस से क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो उसको हम बोलते हैं, जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस लोगे वर्ल्ड के साथ, उतने ज़्यादा आप क्रिएटिव बनोगे। आप देखोगे कि स्कूल में जब हम टीचर को, आप बहुत सारे जगह आप देखोगे, जब आप टीचर के लिए आप जाओगे, आप सिलेक्शन के लिए जाओगे, प्राइवेट स्कूलों में आप देखोगे तो वहाँ पे एक्सपीरियंस देखा जाता है कि इनको 9 साल का एक्सपीरियंस है, इन्हें 5 साल का एक्सपीरियंस है। या न्यू जॉब जब आता है नोटिफिकेशन तो पूछा जाता है, रिक्वायरमेंट रहता है, जो एलिजिबिलिटी मांगी जाती है उसमें बोलती है कि एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो क्यों बोला जाता है ये एक्सपीरियंस की बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक्सपीरियंस आदमी को क्रिएटिव बनाता है। जितना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ के साथ जूझोगे उतना ज़्यादा आप चमकोगे, आप में पॉलिश आएगी, आप पॉलिश हो जाओगे, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। Teaching learner at varying level of difficulty based on the ability of individual learner is known as। देखिए, अलग अलग लर्नर को अलग अलग उनकी नीड होती है, इंटरेस्ट होती है, उसको फुलफिल करने के लिए आप अलग अलग मेथड का यूज़ करते हो क्लासरूम में, अलग अलग टीचिंग टेक्निक का यूज़ करते हो। उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली यहाँ पे पूछा जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है विभेदी अनुदेशन इसको बोला जाता है। यानी अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाई के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है, यानी विभेदी अनुदेशन कहा जाता है, जिसको हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? ठीक है, Maintenance is the specific stage of the learning which is antecedent to dash stage of learning। यानी प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो कि अधिगम डैश के चरण का पूर्वावर्ती है। किसके पूर्वावर्ती है? मेंटेनेंस। कौन से चरण का आपको बताना है। ठीक है, तो वो किसका होता है? इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भरता के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इंडिपेंडेंट के लिए होता है। यानी मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब पूर्वावर्ती,
एंटीसीडेंट टू इंडिपेंडेंट स्टेज ऑफ लर्निंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पेपर 1 वाले बच्चे जो कि सीटेट पेपर 1 देने जा रहे हैं या सीटेट पेपर 2 देने जा रहे हैं, दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल रहेगी ये क्लास। तो आप 15-15 क्वेश्चन की यहाँ पे आपको सीरीज आएगी, वीडियो आएगी, आप देखिए। आपका बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है जो भी सीडीपी से रिलेटेड, हालांकि बहुत बच्चे सीडीपी में बहुत अच्छे होते हैं, वो 30 आउट ऑफ 30 लेकर आते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो भी मेरे स्टूडेंट हैं या जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको भी 30 आउट ऑफ 30 आए। और आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया अभी, या आप सीटेट एग्ज़ाम में कितना स्कोर लेकर आ रहे हो। ठीक है, जिजोंग की बात हो रही है। जिजोंग बिलीव दैट कॉग्निशन एंड इमोशन, उनका क्या मानना था? देखिए मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट जो थे ना, वो क्या मानते थे कि कॉग्निशन और इमोशन यानी संज्ञान और भाव या संवेग, जिसको हम बोलते हैं संज्ञान और संवेग बोलते हैं, यहाँ पे भाव दिया हुआ है, संवेग के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये जो दोनों है ना, मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट क्या मानते थे कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरैक्ट करते हैं, इंटर रिलेटेड हैं। लेकिन एक जिजोंग नाम के साइकोलॉजिस्ट थे, वो उनका क्या मानना था कि जो कॉग्निशन जो होता है वो इमोशन से बिल्कुल अलग है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से कोई उसका कनेक्शन नहीं है, यानी एक दूसरे से स्वतंत्र है। ये जिजोंग का मानना था और ये एक्सेप्शनल था, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। A teacher is teaching children by demonstration of a task to correct the performance of an already learned task. He is using dash method of teaching. यानी टीचर क्या कर रही है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन करके सिखा रही है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रही है। जब प्रदर्शन करके हम दिखाते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मॉडलिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉडलिंग। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। देखिए ऑब्जर्वेशन तो बच्चे कर रहे हैं ना, इमिटेशन क्या करेंगे, टीचर की नकल करेंगे, है ना। लेकिन उसको अगर करेक्ट वर्ड से इसको देखा जाए तो प्रतिरूपण उसको कहते हैं, मॉडलिंग इज द करेक्ट आंसर। जब टीचर क्या करिए, टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय द डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन कौन करता है, टीचर करती है, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करके दिखाना। ऑफ ए टास्क टू करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ऑलरेडी लर्न टास्क, ही इज यूजिंग मॉडलिंग मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। According to Menon and Janis, according to Menon and Janis, decision maker children analyze the problem list, the alternatives, and the weigh each option from its एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हिज बिहेवियर रिफ्लेक्ट। यानी मेनन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं। यानी जो बच्चे डिसीजन मेकर होते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, समस्या जो है, जो प्रॉब्लम है, उसका विश्लेषण करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं ना, कि कितना सही होगा, कितना गलत होगा, इसका क्या परिणाम होगा, सब चीज़ को वो ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीजन लेते हैं। विकल्पों की सूची बनाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, पॉसिबल ऑप्शन चूजते हैं। मान लो ये प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में सोचेंगे कि अगर इस प्रॉब्लम का हम डिसीजन लेंगे कि इसका ये डिसीजन होगा, तो उसका पॉसिबल और भी ऑप्शन वो क्या करते हैं, तलाशते हैं कि अगर ऐसा करने से ये भी हो सकता है। यानी हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, परिकल्पना बनाते हैं। ये भी हो सकता है अगर ये प्रॉब्लम का मैं इस तरह से सॉल्यूशन करूँ, या ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो सकता है, तो ये पॉसिबल इसके ऑप्शन बन सकते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे के और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसके बाद कहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि मान लो कि इस प्रॉब्लम का मैंने ये डिसीजन लिया है ना, मान लो ये क्वेश्चन का मैंने ये आंसर लिया, तो क्या ये कितना हद तक ये फायदेमंद है, कितना हद तक ये नुकसान करेगा, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है, यानी वो किस तरह के बच्चे हैं, क्या वो
सर्विलेंस है, या वो विजिलेंट है, या आउटगोइंग है, या ऑटोक्रेटिक है, वो किस तरह के बच्चे होते हैं आपको बताना है, जो इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखते हुए कोई भी डिसीजन लेते हैं, डिसीजन को बनाते हैं। तो ये होगा आपका आंसर। वो है, उसको हम बोलते हैं सतर्क चिल्ड्रन। सतर्क यानी वो बहुत विजिलेंट होते हैं, बहुत फूक फूक के कदम रखने वाले बच्चे होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब 28 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बोलता है हमसे। In dash thinking, a child as a problem solver evaluate the truth or livelihood of statement। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है। कैसा बच्चा, कैसा सोचने वाला बच्चा के बारे में ये बात की जा रही है। चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर इवेल्युएटर। प्रॉब्लम सॉल्वर इवेल्युएटर यानी मूल्यांकन करता है कि किस इस प्रॉब्लम का जो मैंने सॉल्व किया है उसका क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए, है ना। तो वो बच्चा किस तरह से सोचता है, क्या वो क्रिएटिव है, क्या वो एस्थेटिक सेंस रखने वाला है, क्या एब्स्ट्रैक्ट थिंक है, या वो लॉजिकल है, आपको बताना है। ठीक है, तो 28 का होगा वो बच्चा लॉजिकल है, वो लॉजिक का यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इवेल्युएट करता है, जो कि इवेल्युएट द ट्रूथ को इवेल्युएट करता है, सच्चाई का सामना करता है, और लाइवलीहुड यानी संभावनाओं का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी बच्चा वो क्या है, लॉजिकल थिंकिंग रखता है। The task in which the children get experience with while enjoying themselves is known as। उस टास्क को क्या कहेंगे, दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे कंज्यूमर टाइप टास्क बोला जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जब बच्चे अपना टास्क खुद क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और उस टास्क को सॉल्व करते समय उन्हें बहुत ही आनंद का अनुभव प्राप्त होता है, तो उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर टाइप टास्क। समझ में आ रही है बात। ये रेयरली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको रेडी रहना है इन सब टाइप के क्वेश्चनों के लिए, तो कंज्यूमर टाइप टास्क उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। Multi-sensory approach in a teaching learning in a simultaneously use of visual, auditory, tactile and dash sense to enhance learning। यानी आपको जब आप मल्टी सेंसरी अप्रोच का उपयोग करोगे, बहुसंवेदी शिक्षा अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो क्या क्या यूज कर सकते हो आप, तो जैसे देखिए आप विजुअल यानी देखकर, ऑडिट यानी सुन के, टैक्टाइल यानी छू के, तो यहाँ पे रह क्या गया, काइनेस्थेटिक यानी बॉडी मूवमेंट के थ्रू। काइनेस्थेटिक क्या होता है, जब आप बॉडी मूवमेंट का बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हो, अपनी फाइन मोटर स्किल, अपनी ग्रॉस मोटर स्किल का जब यूज करते हो, तो इन सब चीजों को लेके आप अपने सेंस को क्या करते हो, इनहेंस करते हो, अपने सेंसेस को बढ़ाते हो। तो उस यहाँ पर क्या होगा, काइनेस्थेटिक मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इन द साइमल्टेनियसली यूज ऑफ विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल एंड डैश सेंस टू इनहेंस लर्निंग। यानी यहाँ पे जो होगा गतिबोधक, यहाँ पे होगा सेंस टू एनहेंस लर्निंग। ठीक है, चलिए ये थे आज के कुल 15 क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा और बेल आइकन नहीं दबाना भूलिएगा, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलती हूँ आपसे एक अच्छे नए बेहतरीन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।